आज हम आपसे डिस्कस करेंगे टीआईए। टॉपिक है टीआईए, इसका मतलब है ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक एक कंडीशन है जो बहुत कॉमन है और इमरजेंसी में काफ़ी पाई जाती है। इसका मतलब होता है कि एब्रप्ट ऑनसेट, मतलब अचानक से कोई भी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट, जैसे कि मुंह बोल ना पाना या मोनोपेरेसिस हो जाना, एक हाथ काम ना करना या एक हाथ एक पैर काम ना करना या दोनों पैरों का काम ना करना, ट्रांजिएंटली होता है कुछ समय के लिए। और ये जो है विद इन 24 आवर्स ये जो वीकनेस है, ये एफएनडी है, रिवर्स हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो जब ये 24 आवर्स के अंदर ठीक हो जाती है, हम इसको कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। जनरली अगर देखा जाए तो मैक्सिमम ये 1 घंटे के लिए होती है, या जो मैक्सिमम केसेस हैं वो फ्यू मिनट्स टू 1 आवर में ये जो एफएनडी है रिवर्सेबल हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। तो हमने ये देखा कि ये जो सिम्टम लेके आ रही है वो लेके आ रही है स्ट्रोक जैसे, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो 24 आवर से कम है। तो इट इज नॉट ए स्ट्रोक, इट इज ए कंडीशन ऑफ प्री स्ट्रोक, मतलब कि जो एफएनडीज हैं जो भी पैदा हुई हैं वो रिवर्स हो जाती हैं विद इन 24 आवर्स। तो हमने देखा कि अगर हमने इसकी डेफिनेशन 24 आवर्स बनाई है, इसका मतलब है कि हम स्ट्रोक के लिए कोई भी अगर एग्रेसिव हम थेरेपीज यूज कर रहे हैं उसको हम डिले कर सकते हैं। तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जो है आपका, इसकी अगर देखा जाए तो मैकेनिज्म क्या है, हाउ इज द मैकेनिज्म, कॉज क्या है। तो कॉज ये है कि इट वन ऑफ द कॉजेज इट इज लार्ज आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब जो भी लार्ज आर्टरीज हैं जैसे आउटा है या कैरोटिड स्टेनोसिस है, उसमें से कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आईसीए इंटेलेक्ट आर्टरी में कोई भी स्टेनोसिस है और वो स्टेनोसिस बिकॉज ऑफ एक्सोमेटस प्लाक है, और उस प्लाक से कोई भी एम्बुलस टूट के गया और वो डिस्टल आर्टरी में चला गया। डिस्टल आर्टरी में जाने के बाद उसने उसका ब्लॉकेज किया, वो आर्टरी जो ब्लड सप्लाई कर रही है ब्रेन के पार्ट को, वो खत्म हुआ और ब्लॉक हुआ, और उससे उस जगह का इस्कीमिया होके सिम्टम्स आ गया, एफएनडी पैदा हो गया। लेकिन टीआईए में क्या है कि वो जो ब्लॉक है वो अपने आप ही, जो एम्बुलस है, थ्रोम्बस है, वो अपने आप ही टूट जाता है, खत्म हो जाता है, और जिससे कि जो फ्लो है ब्लड का वो चालू हो जाता है और एफएनडी या न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट रिवर्स हो जाते हैं। तो एक मैकेनिज्म है लार्ज आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसे मैं डिस्कस किया, जैसे कि कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस हो गया या आर्टिक आर्च या आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। दूसरा इसका मैकेनिज्म है कार्डियो आर्टिक एम्बोलिज्म। कार्डियो आर्टिक एम्बोलिज्म का मतलब है कि जो सोर्स है एम्बोलिज्म का वो हार्ट है, चाहे वो एएफ की वजह से उसमें आ गया हो, या लेफ्ट एट्रियल वेंट्रिकुलर एट्रियल थ्रोम्बस हो गया हो, या वल्वुलर हार्ट डिसीज हो। मेरा मतलब है कि अगर वल्वुलर हार्ट डिसीज की वजह से फॉर एग्जांपल एमएस है, उसकी वजह से एलए लार्ज हो गया, एलए लार्ज होने की वजह से एलएए लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज में क्लॉट बन गया, तो डेट क्लॉट कैन आल्सो गो टू ब्रेन एंड रिजल्ट्स इन टीआईए। ये जो क्लॉट, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, एमएस की वजह से जो क्लॉट बनेगा वो बनेगा क्योंकि जब एलए इनलार्ज हो जाता है एमएस में, तो एट्रियल फिब्रिलेशन वो प्रोड्यूस होती है एलए इनलार्जमेंट की वजह से। तो एट्रियल फिब्रिलेशन एक अरिथमिया है, एसओटीज है, सुपरवेंट्रिकुलर अरिथमिया है, जिसकी वजह से हार्ट ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता और थ्रोम्बस प्रोडक्शन हो जाता, थ्रोम्बस प्रोड्यूस हो जाता है, और लेफ्ट एट्रियम में एक अपेंडेज होता है, वहां पे वो थ्रोम्बस बन जाता है। ये थ्रोम्बस फिर जब अपने आप ही हार्ट से सिस्टमिक वैस्कुलर के थ्रू ब्रेन में जा सकता है और टीआईए प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमने मैकेनिज्म पढ़ लिए लार्ज आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस, हमने मैकेनिज्म पढ़ लिए कार्डियो आर्टरी एम्बोलिज्म में कार्डियो एम्बोलिज्म। दूसरा मैकेनिज्म है स्मॉल आर्टरी ऑक्लूजन। तीसरा मतलब जो स्मॉल आर्टरी ऑक्लूजन है वो क्या है कि भाई आपका स्मॉल आर्टरी या इंटरक्रेनियल जो स्मॉल वेसल्स हैं उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो चुका है, या फिर जो स्मॉल वेसल डिसीज हो गई है बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट या लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन की वजह से, तो वो भी आपका एक कारण हो सकता है, एक मैकेनिज्म, एक कॉज हो सकते हैं टीआईए का। चौथा होता है वो होता है मिसलेनियस, जिसमें हाइपरकोगुलेबल स्टेट्स आती हैं, जैसे कि हम बात करें एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है, या पॉलीसाइथीमिया है, या सिकल सेल डिसीज है, या ऐसी कोई हाइपरकोगुलेबल स्टेट है जो कि प्रोड्यूस कर सकती है टीआईए। या एक कंडीशन हो सकती है आर्टरी डिसेक्शन, डिसेक्शन से भी आपको
एक टीआई जैसा कॉज होता है। एक सिंपल सा मैं आपको बात बताता हूँ, अगर किसी को सेरेब्रल आर्टरी डिसीज है, सेरेब्रल आर्टरी डिसीज का मतलब है कि उसकी सेरेब्रल ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस है, और अगर उसको सीवियर एनीमिया हो गया, दैट कैन आल्सो रिजल्ट इन टीआईए। क्यों? क्योंकि वैसे ही ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टेनोसिस है, और अनीमिया में वैसे ही हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे की वजह से ट्रांजिएंट इश्कीमिया हो सकता है और इट कैन रिजल्ट इन टीआईए। और मैं आपको कॉज बताऊं, तो फॉर एग्जांपल अगर सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम है, तो सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम क्या होता है? जैसे हमारी सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है आर्च ऑफ ऑर्टा से, तो आर्च ऑफ ऑर्टा से एक सबक्लेवियन आर्टरी फॉर एग्जांपल लेफ्ट वाली निकली, और हो सकता है किसी भी साइड के सबक्लेवियन हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकली, तो वो वर्टिब्रल आर्टरी देती है। तो वर्टिब्रल आर्टरी के जब वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है सबक्लेवियन आर्टरी से, उससे पहले प्रॉक्सिमल टू इट एक सबक्लेवियन आर्टरी में स्टेनोसिस हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है। वो ब्लॉकेज स्टेनोसिस की वजह से क्या होता है, वर्टिब्रल आर्टरीज में ब्लड नहीं जा पाता और वो ब्लड शिफ्ट हो जाता है आर्म में। दिस रिजल्ट्स इन वर्टिब्रो बेसिलर इश्कीमिया। वर्टिब्रो बेसिलर इश्कीमिया हो जाता है। तो मेरा पोस्टीरियर सर्कुलेशन जो ब्रेन का है वो वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी की वजह से है, तो वर्टिब्रो बेसिलर इश्कीमिया हो जाता है बिकॉज ऑफ सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम की वजह से, which also causes TIA। तो दूसरा ये कॉज हो गए, मैंने कॉज आपके सामने डिस्कस कर दिया। लार्ज आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, स्मॉल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, हाइपरकोगुलेबल स्टेट्स हो गई, सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम हो गया, आर्टरी डिसेक्शन हो गया, कार्डियोएम्बोलिक एक कारण हो गया। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, हमने समझ ली। फॉर एग्जांपल कि हमने बात कर ली कि वो अगर एथेरोमेटस प्लेक है तो टूटेगा एम्बोलस, बाहर डिस्टल वेट्स में जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, इश्कीमिया प्रोड्यूस करेगा ब्रेन में, रिजल्ट इन एफएनडी। फिर धीरे धीरे वो एम्बोलस या वो थ्रोम्बस अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा और वो जो फ्लो है वो नॉर्मल हो जाएगा और एफएनडी फिर रिवर्स हो जाएगी। तो ये एक मैकेनिज्म है। हम अब बात करते हैं इसमें हम क्या इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं, या उससे पहले साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें कैरोटिड आर्टरी जो कि एंटीरियर सर्कुलेशन है ब्रेन का, इंटरक्रैनियल आर्टरी, उसका अगर इश्कीमिया है या उसकी वजह से उसके टेरिटरी का कुछ इश्कीमिया है तो क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे अगर कैरोटिड आर्टरी टेरिटरी का में इन्वॉल्वमेंट आ रखी है तो आपको हेमीपैरेसिस हो सकता है, कॉन्ट्रालेटरल हेमी एनेस्थीसिया हो सकता है, डिसआर्थरिया हो सकता है, आपको ट्रांजिएंट मोनोकुलर ब्लाइंडनेस हो सकती है जिसे हम लोग फ्यूगेक्स कहते हैं, और आपको जो है नम्बनेस हो सकती है, ये सब डिप्लोपिया हो सकता है, ये सब हो सकता है आपको। फिर आता है आपका वर्टिब्रो बेसिलर टेरिटरी का इश्कीमिया। अगर वर्टिब्रो बेसिलर टेरिटरी इश्कीमिया है तो उसमें आपको अटैक्सिया मिल सकता है, वर्टाइगो मिल सकता है, डिप्लोपिया मिल सकता है, पैरास्थीसिया ऑफ बोथ साइड बोथ लिम्स मिल सकते हैं, ये सब आपको मिल सकता है। वर्टाइगो इज मोर कॉमन इन वर्टिब्रो बेसिलर इश्कीमिया, लेकिन अगर वर्टाइगो है यू आर नॉट गेटिंग अदर साइंस एंड सिम्टम्स जैसे कि डिप्लोपिया वगैरह या कुछ अटैक्सिया वगैरह, तो आपको वर्टिब्रो बेसिलर या टीआई के बारे में सोचने के लिए आप ना सोच, तो मतलब बेहतर है कि आप ना ही सोचें उसके बारे में। अगर सिर्फ वर्टिगो है और कुछ हमारे को साइंस सिम्टम्स वर्टिब्रो बेसिलर टेरिटरी के नहीं मिल रहे हैं, तो ये हमारा कॉज हो गए। अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो हम क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हम अगर कैरोटिड आर्टरी टेरिटरी के लिए हम लोग कैरोटिड डॉपलर करा सकते हैं, एंजियोग्राफी करा सकते हैं, सीटी एमआरआई। कैरोटिड डॉपलर से हमें पता चल जाएगा कि कैरोटिड की कितनी स्टेनोसिस है, एंजियोग्राफी से पता चल जाएगा कितना वेसल्स में या कैरोटिड आर्टरी में स्टेनोसिस है। सिमिलरली वर्टिब्रो बेसिलर टेरिटरी के लिए हम एमआरआई एंजियोग्राफी करा सकते हैं उसमें भी, और देख सकते हैं कितना स्टेनोसिस है। हम 24 आवर ईसीजी मॉनिटरिंग करा सकते हैं, सर्वाइकल का एक्सरे करा सकते हैं, स्टैंडिंग और सिटिंग का बीपी नाप सकते हैं। अदर इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम एमआरआई ब्रेन करा सकते हैं, सीटी जो डिफ्यूज एमिटेड एमआरआई करा सकते हैं, सीटी हेड करा सकते हैं, क्योंकि जो टीआईएस होते हैं उसमें एक्यूट या सब एक्यूट हमें इन्फाक्शन मिल जाता है और उसके बाद भी वो रिजोल्यूशन हो जाता है सिम्टम्स का, क्या कहते हैं,
विद इन 24 आवर्स, लेकिन हमें यू कैन गेट इन्फाक्शन। अर्लियर वी यूज्ड टू से कि टीआईए वो होता है कि भाई टीआईए स्ट्रोक में ये अंतर है कि आपको ब्रेन में एमआरआई सीटी स्कैन में कुछ नहीं मिलेगा टीआईए में, लेकिन ऐसा नहीं है। इन टीआईए वी कैन आल्सो गेट इन एक्यूट एंड सब एक्यूट इन्फाक्शन, और उसके बाद भी हमारा जो एफएनडीज है वो रिवर्सेबल हो सकता है तो 24 आवर्स, लेकिन ये हमको करा सकते हैं। और अब आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। तो ट्रीटमेंट पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें ना हॉस्पिटलाइजेशन है, कराना पड़ता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन आप कब कराएंगे, अगर कोई भी आपको टीआईए है, वो टीआईए आपको लग रहा है कि रिकरेंस रिस्क ज्यादा हो सकती है या आगे जाके ये स्ट्रोक कर सकता है। मैं आपको बताता हूं, अगर टीआईए है तो चांसेस ऑफ स्ट्रोक इन 3 months आर मोर, पर्टिकुलरली 1 month में भी बहुत ज्यादा होती हैं, और स्पेशली 48 आवर्स में तो बहुत ही ज्यादा होती हैं। तो हमने देखा है कि 30% ऑफ स्ट्रोक है उसमें हिस्ट्री मिलेगी आपको टीआईए की, और 5 to 10% ऑफ टीआईए विल हैव स्ट्रोक विद इन द 90 days, या 3 महीने के अंदर आपको स्ट्रोक मिल जाएगा। तो ऐसी कोई रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें बता सके कि भाई हमारा जो 33 months के अंदर अंदर जो हमें टीआईए होगा उसमें क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो बता सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है। तो सुनिए, अगर हमारे पेशेंट की एज 60 साल से ज़्यादा है, या पेशेंट को डायबिटीज़ है, या पेशेंट को वीकनेस है आई है, या पेशेंट को स्पीच इम्पेयरमेंट हुआ है, और जो है पेशेंट का जो ड्यूरेशन ऑफ टीआई है वो 10 मिनट से ज़्यादा है, ये 5 रिस्क फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि रिस्क ऑफ स्ट्रोक विल बी मच मोर व्हेन द पेशेंट इन विद इन 3 months ऑफ दैट टीआई पेशेंट, मतलब उस टीआई पेशेंट की 3 महीने के अंदर अंदर स्ट्रोक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी अगर उसमें ये 5 रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि एज ग्रेटर देन 60 years, पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज, पेशेंट इज हैविंग टीआई ड्यूरेशन ऑफ मोर देन 10 minutes, एंड पेशेंट इज हैविंग सिम्टम्स ऑफ वीकनेस और स्पीच इम्पेयरमेंट हुआ है या गेट डिस्टर्बेंस हुआ है। तो इसमें ये 3 महीने की प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रोक ज्यादा है। तो अब हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशंस। तो देखिए हॉस्पिटलाइजेशंस के लिए हमें वही है, जिन स्ट्रोक की टीआईए की हमें रिकरेंस लग रहा है कि हो सकता है, रिकर कर सकता है, टीआईए दोबारा हो सकता है या स्ट्रोक हो सकता है, उनको हमें हॉस्पिटलाइजेशन करना है, चाहे वो 1 हफ्ते बाद के अंदर भी आ रहा है, हमें करना है। तो आप एक स्कोर होता है ABCD2 स्कोर, जिसके हिसाब से आप हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हो। अगर ये ABCD2 स्कोर 4 या 4 से ज्यादा है तो आप उसका हॉस्पिटलाइजेशन करना आप चाहोगे। उसमें A है एज, जो कि 60 years से ज्यादा है, B फॉर ब्लड प्रेशर जो कि 140/90 से ज्यादा है, C फॉर मतलब ये D फॉर ड्यूरेशन है जो 60 मिनट से ज्यादा है, या फिर 1 से 10 to 15 मिनट्स है। D फॉर डायबिटीज भी है, और तो इसमें हमें मिलेगा कि C फॉर आपका कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे कि आपका वीकनेस है तो 2 नंबर है, स्पीच डिस्टर्बेंस है तो 1 नंबर है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर हमने एज निकाली ग्रेटर देन 60 तो 1 नंबर, ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा 1 नंबर, कंप्लेंट्स में वीकनेस जो कि है तो उसको 2 नंबर, स्पीच इम्पेयरमेंट है तो 1 नंबर, ड्यूरेशन है 60 मिनट से ज्यादा तो 2 नंबर, 10 to 59 मिनट के बीच में ड्यूरेशन है तो 1 नंबर। अगर इन सब का ये नंबर हम जोड़ेंगे, अगर इन सब का स्कोर 4 से ज्यादा है, 4 या 4 से ज्यादा है, तो हम उसको हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। ये एक बहुत अच्छा प्रिडिक्टिव स्कोर है कि हम हॉस्पिटलाइजेशन इसके बेस पे कर सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग ये हॉस्पिटलाइजेशन कर लेंगे, फिर हम लोग हॉस्पिटलाइजेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद हम लोग इसको जैसे अगर हम बताएंगे कि भाई इसके हम लोग लिपिड प्रोफाइल वगैरह कराएंगे और वो LDL बढ़ के आता है 10-100 से ज़्यादा, तो हम एट्रोवास्टेटिन हाई डोज स्टेटिन चलाएंगे, जैसे एट्रोवास्टेटिन 80 mg चला देंगे,
रोज़ोवास्टैटिन 40 या 20 mg चला देंगे। उसके बाद हम लोग अगर कुछ महीने बाद भी LDL ठीक नहीं हुआ, 100 से कम नहीं हुआ, तो एज़िथिमाइब 10 mg पर डे चला सकते हैं। उससे भी ठीक नहीं हुआ है, या फिर किसी पेशेंट को 2 मेजर एडवर्स इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि स्ट्रोक भी हुआ है, ACS भी हुआ है, या पेरिफेरल आर्टरी डिसीज हुआ है, इन तीनों में से 2 हुए हैं, तो आप उसको PCS K9 जैसे कि प्रोटीन कन्वर्टेज सबटिलिन काइनिन टाइप 1 टाइप 9 इनहिबिटर्स जो है वो चलाएंगे, जिसका एग्जांपल है ओवोलुक्यूमैब। और उसके बाद हम लोग उनका वेट रिडक्शन के लिए प्लान करेंगे, एक्सरसाइज थेरेपी के लिए प्लान करेंगे, लेकिन ये सब डिस्चार्ज में। और LDL की थेरेपी हम लोग साथ में और एडमिट के टाइम पे चला देंगे, जो स्टेटिन्स है। फिर हम चलाएंगे उनको एंटीप्लेटलेट्स कब चलाएंगे? देखिए, अगर कोई भी TI का पेशेंट है, वो 12 घंटे में हमारे पास आ रहा है, तो वी हैव टू स्टार्ट एंटीप्लेटलेट। और एंटीप्लेटलेट हमको हमेशा डोज चलानी है, जिसमें क्लोपिडोग्रेल की लोडिंग डोज देके 300 mg, फिर 75 mg OD, एस्पिरिन की लोडिंग डोज देके 75 mg, फिर 75 mg OD हमें चलानी है 21 डेज के लिए एटलीस्ट। उसके बाद हमें मोनोथेरेपी ऑफ एस्पिरिन चलानी है, जो कि 75 mg पर डे होना है। सेकेंड, हम लोग एक चीज और देखेंगे कि जो डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी है, हम लोग को एटलीस्ट 90 डेज करानी है। अगर हमारा TIA हुआ है बिकॉज ऑफ इंट्रासेरेब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से TIA हुआ है, मेरा मतलब है कि अगर देखिए आपका TIA है और आपको एविडेंस है कि इंट्रासेरेब्रल आर्टेरियल एथेरोस्क्लेरोसिस का हुआ है, जो इंट्रासेरेब्रल आर्टरीज है, जैसे कैरोटिड स्टेनोसिस हुआ है, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से है, तो आप जो डोनर एंटीप्लेटलेट्स हैं वो 90 दिन तक कम से कम चलाएंगे, 3 महीने तक चलाएंगे। ये हम एंजियोग्राफी से भी देख सकते हैं, और कैरोटिड में हम लोग कैरोटिड डॉपलर से देख सकते हैं, क्योंकि इंट्राक्रेनियल अगर सेरेब्रल आर्टेरियल एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो हमको DAPT TIA स्ट्रोक में TIA में कम से कम 90 डेज चलानी है। फिर एंटीकोगुलेशन की बात आ गई। एंटीकोगुलेशन हम लोग करेंगे वारफरिन से कब करेंगे? अगर हमारे पेशेंट का मैकेनिकल हार्ट वॉल्व है, अगर हमारे पेशेंट का मॉडरेट टू सीवियर मेटल स्टेनोसिस है, अगर हमारे पेशेंट का जो है ये एंटीफॉस्फेटिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है, हाइपरकोलिक स्टेट्स हैं, तो हम लोग वारफरिन चलाएंगे। उसके बाद हम लोग वारफरिन एस्पिरिन चला सकते हैं अगर हमारा AF है, बिकॉज ऑफ वल्वुलर AF है और कार्डियक स्टंट भी पड़ा हुआ है, तो वी कैन गो फॉर एंटीप्लेटलेट एंड एंटीकोगुलेंट, वारफरिन एस्पिरिन बोथ हम चला सकते हैं। तो हमने एंटीकोगुलेंट चला दिया कंडीशन देख के, हमने एंटीप्लेटलेट चला दी, हमने स्टेटिस चला दिए, ये कर दिया, उस पर हॉस्पिटलाइजेशन कर लिया। उसके बाद हम लोग इनका ईको करा के देख सकते हैं टू रूल आउट कार्डियो एम्बोलिक सोर्स ऑफ एम्बोलिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा PFO आया, विच इज सोर्स ऑफ सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन इनटू स्ट्रोक, तो हमें सर्जरी करानी पड़ती हैं। जैसे कि PFO आ गया, पेटेंट फोरामेन ओवल को हम लोग सर्जरी से रिपेयर कराएंगे। रिपेयर कराने के बाद पहले हम देखेंगे कि जो हमारा TIA हुआ है ये और कॉज तो नहीं है अपार्ट फ्रॉम कार्डियक एम्बोलिज्म। अगर हमारा PFO हमें मिल रहा है लेकिन हमें और कोई कॉज TIA का नहीं मिल रहा है, मतलब हमें PFO मिला लेकिन और कोई कॉज TIA का नहीं मिला, तो हम PFO को रिपेयर करा देंगे। ठीक है, तो वी हैव टू रूल आउट अदर कॉजेज ऑफ TIA, देन इफ अदर कॉजेज आर नॉट देयर देन वी हैव टू रिपेयर PFO। फिर हमको कैरोटिड स्टेनोसिस का भी इंटरवेंशन करानी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैरोटिड स्टेनोसिस अगर उसी साइड का कैरोटिड इस्कीमिया हुआ है और उसी साइड में आपको कैरोटिड स्टेनोसिस मिल रहा है, तो आपको उसको रिपेयर कराना है कैसे भी। उसमें क्या है कि आप 2 चीज कर सकते हैं, एंडोवास्कुलर इंटरवेंशन या फिर एंडाक्टेक्टमी, कैरोटिड एंडाक्टेक्टमी या एंडोवास्कुलर इंटरवेंशन। अगर एंडोवास्कुलर इंटरवेंशन कर रहे हो तो उसमें स्ट्रोक की रिस्क बढ़ जाती है अगर पेशेंट 70 ईयर से ज्यादा है, तो इसलिए दिस इज रिजर्व फॉर दोज पेशेंट हु आर यंगर एंड जिनका कोई भी नेक की डिफॉर्मिटी नहीं है, कोई नेक का एब्नॉर्मलिटी नहीं है, तो उसमें हम लोग एंडोस्कोपिक इंटरवेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज एंडाक्टेक्टमी तो है ही।
दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई कैरोटिनोसिस को हमने रिपेयर कर लिया, हमने पीएफओ को रिपेयर कर लिया। तीसरा बचता है आपका कि कोई लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज में क्लॉट तो नहीं है। अगर कोई भी लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज में क्लॉट है तो वी हैव टू रिपेयर द लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज, वी हैव टू रिमूव द क्लॉट, वी हैव टू रिपेयर द लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज, वी हैव टू क्लोज दैट अपेंडेज, रिमूव द क्लॉट, क्लोज दैट अपेंडेज। ठीक है, रिमूव द क्लॉट, क्लोज दैट अपेंडेज अगर हमने उसको कर लेते हैं तो वी विल prevent the risk of further ischemic events in the brain. Thank you very much.